बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ऑल दो दिस इज़ टू लेट कि वो जो हादसा है उसको काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। वो अलमनाक हादसा जो मोटरवे पे पेश आया था, एक बस को रावलपिंडी से झंग जा रही थी और कलर कहार से ज़रा सा आगे तकरीबन 5-7 किलोमीटर के फासले पे सॉल्ट रेंज के पहाड़ों में बस इस अलमनाक हादसे का शिकार हुई। उसके ब्रेक जो हैं वो फेल हो गए, बस काफ़ी स्पीड में थी और आपने उस वीडियो को देखा, वो इंतहाई दुख भरी वीडियो कि जिसके अंदर वो बस ना सिर्फ ये कि दरमियान वाले डिवाइडर को तोड़ती हुई सड़क के दूसरी जानिब जा गिरी, बल्कि एक कार जो इस जानिब से जा रही थी वो तो बाल बाल बची, जबकि दूसरी गाड़ी, वो बदकिस्मत कार के जिसके ड्राइवर ने हादसे को भांप लिया और उसने फौरी तौर पे अपनी गाड़ी को लेफ़्ट साइड पे पहाड़ की जानिब मोड़ा भी, मगर वो बच नहीं सका। बस उसके साथ जाके टकराई और बस और वो दोनों गाड़ियां जो हैं वो उलट गईं। 12 से 15 अफराद मौके पर शहीद हो गए, जाँ बहक हो गए और बाकी शदीद ज़ख्मी हैं, इस वक्त भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं और इस वाक़े की जो तहकीकात हैं वो की जा रही हैं। पाकिस्तान में कभी पटरी से ट्रेन उतर जाती है, कभी ट्रेन जो है वो दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है, कभी बाराकोऊ में जो पुल है उसका पिलर गिर जाता है, लोग इंतहाई अलमनाक हादसों का शिकार हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कमेटियाँ बनती हैं, बड़ी बड़ी तहकीकाती टीमें जो हैं उनको तश्कील दिया जाता है, बड़े बड़े लोग इसकी सरबराही करते हैं। बाराकोऊ इंसिडेंट की जो सरबराही है वो FIA के सुपुर्द है और वो उसकी तहकीकात आज तक कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो कमेटियाँ, जब तक वो इन्वेस्टिगेशन टीम्स किसी नतीजे पे पहुंचती हैं तो अवाम के ज़हनों में से वो हादसा जो है वो उतर चुका होता है या उसके बाद कई मज़ीद हादसा जो हैं वो हो चुके होते हैं। तो जिसको फॉलो अप कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो नहीं किया जाता। एक खानापुरी है, एक कागज़ी कार्रवाई है। कल हमने आपसे बात की थी यूनान के अंदर जो कश्ती का हादसा हुआ जिसमें बहुत सी कीमती मासूम जानें जो हैं वो दुनिया से चली गईं, वो तमाम घराने उनमें सफ़े मातम हैं और इसके ऊपर भी तहकीकाती कमेटियाँ बनाई जाएंगी। सब कुछ जानने के बावजूद नए सिरे से इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो की जाएंगी, फिर उनकी एक रिपोर्ट पेश की जाएगी और ये सब कुछ जो है वो दाखिल दफ्तर हो जाएगा। अब इसमें बहुत से पहलू हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बस है तो बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो वैन हो, चाहे बस हो, चाहे कोस्टर हो, उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आज उसको एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं आपके आगे रखना चाहूँगा कि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर और बहुत सी ऐसी कंपनीज़ के अंदर कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, उसके अंदर एक पूरा फार्मूला बनाया गया है। वो फार्मूला क्या है? वो बेसिकली डेली व्हीकल इंस्पेक्शन चेक लिस्ट है। वो एक ऐसी चेक लिस्ट है, एक ऐसा कागज़ है, एक डॉक्यूमेंट है कि जिसके अंदर उस गाड़ी कि जिस गाड़ी ने अपने सफ़र पे जाना है उसकी तमाम चीज़ों की तस्वीरी खाके भी बनाए होते हैं और उनके नाम भी लिखे होते हैं। मसलन गाड़ी के टायर हैं, मसलन गाड़ी की बैटरी है, मसलन गाड़ी के शीशे हैं, उसके वाइपर्स हैं, उसका फ्यूल है, उसका मोबाइल ऑयल है, उसका रिवर्सिंग अलार्म है, उसकी ब्रेक्स हैं, उसकी सीट्स हैं, उसकी सीट बेल्ट की कंडीशन है, वगैरह वगैरह। और चूँकि मोस्टली हमारे यहाँ जो ड्राइवर तबका है उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो तालीम याफ्ता नहीं होते, तो उनके लिए ना सिर्फ ये कि उसके ऊपर तस्वीरी खाके बनाए जाते हैं बल्कि उनको रंगीन किया जाता है, कलर किया जाता है, ताकि एक आम आदमी भी जब उस चेकलिस्ट को देखे तो वो जान ले कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है। अब होगा ये कि एक शख्स जो कि उस गाड़ी का ड्राइवर है या सुपरवाइज़र है या सेफ्टी ऑफिसर है, वो उस चेकलिस्ट को लेके उस गाड़ी के पास जाएगा और चेकलिस्ट के एक एक कंपोनेंट के मुताबिक वो गाड़ी की इंस्पेक्शन करेगा। इसको प्री टूर इंस्पेक्शन भी कहा जाता है, डेली व्हीकल इंस्पेक्शन भी कहा जाता है। वो अपने पास उन तमाम चीज़ों को देखेगा और फिर उनको क्रॉस या टिक मार करेगा एज़ पर द कंडीशन। अगर उसे ये नज़र आता है कि गाड़ी का मोबाइल ऑयल चेंज होने वाला है तो इसका मतलब ये है कि उस दिन की इंस्पेक्शन में गाड़ी जो है वो उस सफ़र के लिए तैयार नहीं है, वो उस सफ़र के लिए फ़िट नहीं है, तो उस गाड़ी को उस सफ़र पर रवाना नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका मोबाइल ऑयल चेंज ना कर दिया जाए। यही हाल उसके टायर्स का है, यही हाल उसकी ब्रेक्स का है, यही हाल उसके अलार्म्स का, उसके हॉर्न का, उसकी सीट्स का, उसके टाई रॉड्स का और उसकी लाइट्स का, हर चीज़ का है। तो ये बड़े हेल्पफुल ये टूल्स हैं छोटे छोटे जो बड़े हेल्पफुल होते हैं
अवॉइड करने के लिए उन हादसात को जिसके यहाँ रोज़ बरोज़ जो लोग हैं वो शिकार हो जाते हैं। लेकिन मसला बुनियादी तौर पे कहाँ है? एक तो हमारे यहाँ जितने भी प्राइवेट बसेस के जो सिस्टम हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हों, चाहे वो लोकल कंपनीज़ हों, चाहे उसमें कोस्टर्स हों, बसें हों, हाई एस हो, वैन हो, जो भी हो, उसके अंदर इस तरह की कोई लिस्ट सिरे से मौजूद ही नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये कि कल को, ये मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आप बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में भी जाएँ तो मिन हैसुल कौम जो एक पाकिस्तानी रवैया है, जिसमें हम शॉर्टकट्स मारने के आदी हैं, जिसमें हम चीज़ों को छुपाने के आदी हैं, जिसमें हम बेईमानी करने के आदी हैं, लोग उसमें क्या करते हैं कि उनके पास जब वो चेकलिस्ट आएगी, तो वो उस चेकलिस्ट को आँखें बंद करके शायद अपने ऑफ़िस में बैठ के टिक मार्क कर देंगे और उसको फिट फॉर ट्रैवलिंग करार दे देंगे। तो जब वो बस या वो वैन सड़क पे आएगी तो यकीनन वो इसी तरह के अलमनाक हादसे का शिकार होगी जिस तरह का हादसा अब हुआ। तो मेरी बात करने का मकसद ये है कि आप इसके ऊपर जितनी मर्ज़ी टीम्स बना लें, जैसी मर्ज़ी इन्वेस्टिगेशंस करवा लें, जितनी भी कमेटियाँ बना लें, सवाल ये है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद तो आपको ये बताया जाएगा कि हादसे की बुनियादी वजह क्या थी। लेकिन टू अवॉइड द रीअकरेंस, ऐसा दोबारा ना हो, उसके लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला डेली व्हीकल इंस्पेक्शन चेक लिस्ट का मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने साथ आपको पाकिस्तानी रवैये की भी बात की कि अब लोग करेंगे ये कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आदमी संजीदगी से इस पर गौर करता है और इस चेक लिस्ट को लाजिम करार दे देता है, तो उस चेक लिस्ट को भी एयर कंडीशन कमरों के अंदर बैठ के पुर कर लिया जाएगा और फिज़िकली उस गाड़ी की इंस्पेक्शन जो है वो नहीं की जाएगी। तो ये जो चेक है, ये जो एक एक स्टेप के ऊपर नज़र रखना है, निगाह रखना है, इसको बुनियादी तौर पे सिस्टमेटिक किया जाना चाहिए, ताकि कल को अगर कोई भी, वैसे तो गाड़ी एक मशीन है और मशीन किसी वक्त भी ख़राब हो सकती है, उसका कोई एतबार नहीं होता, लेकिन हमें बहरहाल अपने तौर पे उसके तमाम चेक एंड बैलेंस को इन प्लेस रखना है, सो डैट कि वो जो तमाम लोग जो मुसाफिर हैं, जो किराया अदा करके आपकी ट्रांसपोर्ट के अंदर सफ़र करके अपने मंजिल मकसूद की जानिब जाते हैं, उनका जो सफ़र है वो बखैरियत हो। दूसरी जानिब थोड़ी सी सियासी खबरें कि कल अदालत के अंदर इमरान खान साहब की पेशी थी और 19 मुख्तलिफ मुकदमात थे जिसमें उनको ज़मानत दरकार थी, तो उनको वो ज़मानत दे दी गई। उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो हैं वो भी तशरीफ़ लाई और वो उन्होंने सिर्फ अदालत के अंदर गाड़ी से उतर के हाज़िरी लगवाई और उसके बाद दोबारा वो जाके अपनी गाड़ी में बैठ गई। तो खान साहब जो हैं वो इस तमाम ज़मानतें हासिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए बनी गाला में अपने घर तशरीफ़ लाए और उसके बाद फिर वो वापस ज़मान पार्क के लिए रवाना हो गए। एक डेवलपमेंट इसमें यह भी हुई है कि इमरान खान साहब जो हैं वो लतीफ़ खोसा के घर भी गए हैं, जो कि बहरहाल अभी तक पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और लतीफ़ खोसा ने बाद में मीडिया से बात करते हुए इस बात का ऐलान किया कि अब ख़ास तौर पे वो जो कोयटा में एक वकील के कत्ल का वाक़या हुआ है, जिसका इल्ज़ाम हुकूमत की जानिब से इमरान खान साहब पे लगाया जा रहा है, लतीफ़ खोसा उस केस के अंदर इमरान खान साहब की अदालत में वकालत करेंगे। एक और दिलचस्प सूरत हाल उस वक़्त पैदा हुई जब कमरा अदालत के अंदर इमरान खान साहब जब तशरीफ़ लाए, तो उसी कमरा अदालत में असद उमर भी मौजूद थे, जिन्होंने पार्टी के ओहदों से तो इस्तीफ़ा दे रखा है, लेकिन बहरहाल वो अभी तक तहरीक इंसाफ से बतौर तहरीक इंसाफ मेंबर या कारकुन अलग नहीं हुए। तो असद उमर साहब को अब तक हम तहरीक इंसाफ ही का हिस्सा समझते हैं। तो उसमें बड़ी सर्द मोहरी का मुज़ाहरा किया गया और इमरान खान साहब की जानिब से या असद उमर साहब की जानिब से कोई इतनी बेतकल्लुफ़ी देखने में नहीं आई। जज मोहम्मद बशीर की अदालत में कल एक और ख़ास बात ये भी हुई कि इमरान खान साहब ने वहाँ पे थोड़ी सी बेतकल्लुफ़ी से लोगों से बातचीत करना शुरू की, तो अदालत के डेकोरम का ख्याल उनसे उस वक़्त नहीं रखा गया, जिस पे हैरान कुन तौर पे जज मोहम्मद बशीर साहब ने कहा कि इससे खामोश कराओ, ये एक मुलजिम है। तो ये अदालती एतबार से तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए बहरहाल ये रवैया जो है वो हैरान कुन भी था, परेशान कुन भी था और हद तक आमेज़ भी था। इसमें अब एक डेवलपमेंट कल असद तूर के वीलॉग के अंदर सीनियर और बाखबर सहाफ़ी हसन अयूब साहब जो हैं उन्होंने खबर ब्रेक की। उन्होंने ये कहा कि एक ऐसी डील दर पर्दा उन ताकतों के दरमियान के जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो ये हो चुकी है कि इमरान खान साहब को 16 सितंबर चूँकि मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट का दिन है,
तो 16 सितंबर से पहले इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। ये एक डील है कि मुबैना तौर पे अदालती जजों की जानिब से ये कह दिया गया है पावरफुल हलकों को कि हमें ये वक्त इज़्ज़त से गुजारने दें, हमारे जाने के बाद आपने अपना जो एक्शन है, जो करना है उसको करें। तो अब क्या होता है इस सिलसिले में, हसन अयूब साहब के मुताबिक तो जो ये ख़बर है ये बड़ी पक्की और मुस्तनद ख़बर है, और वो ये कहते हैं कि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि 16 सितंबर तक इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन 16 सितंबर के बाद इमरान खान साहब को किसी तौर बहरहाल माफ़ी नहीं दी जाएगी। एक और डेवलपमेंट कल ये भी हुई कि चौधरी शुजात जो हैं उन्होंने जेल के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा जारी रही, और बज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये की गई कि ख़ानदानी मामलात पे गुफ्तगू की गई है, लेकिन अंदर की बात मुबैना तौर पे ये है कि चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही को कुछ पैगामात बड़ों के दिए गए, और उसमें मुबैना तौर पे ये भी कहा गया कि आप अपनी ज़ुबान भी बंद रखेंगे, तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे तो फिर आपकी जो रिहाई का अमल है वो भी मुकम्मल कर दिया जाएगा, आपको रिहाई दे दी जाएगी। एक थोड़ा सा जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एक फ़ेवर मिली वो ये कि वो जो कैटेगरी सी में थे, आपने कुछ अर्सा पहले देखा था कि जब वो जेल से बाहर तशरीफ़ लाए थे तो उनकी हालत बड़ी काबिल रहम थी, और चूँकि खुश लिबास आदमी हैं, कॉटन कलफ़ वाले कपड़े पहनते हैं, चौधरी हैं और गुजरात के इलाके से ताल्लुक़ है, नफ़ीस इंसान है, तो उनके मुताबिक उनको उनका लिबास भी हफ़्ते 10 दिन से बदलने नहीं दिया गया था, और बड़ी दगरगूं किस्म की हालत थी। तो अब ये किया गया है कि कैटेगरी सी से बढ़ा के चौधरी परवेज़ इलाही की जो जेल में क्लास है वो बी कर दी गई है। तो ये थोड़ा सा एक रिलीफ जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दे दिया गया है। यूनान में जो कश्ती डूबी उस सिलसिले में हमने कल एक व्लॉग तो किया था। अब तकरीबन 14 लोगों को उस सिलसिले में गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिसमें से 4 तो मेन एजेंट हैं, 2 जो हैं जिसमें साजिद और उमर, उनका ताल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से है, जिसके बारे में हमने कल आपसे तफसीली बात की थी। कुछ उसमें सब एजेंट हैं। सब एजेंट बेसिकली वो शिकारी हैं जो मुख्तलिफ़ गाँव देहातों में अपना शिकार ढूँढते हैं, उन मासूम नौजवानों को वरगला के या उनके वालिदैन को चिकनी चुपड़ी बातें करके एक सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि शायद उनके बच्चे जब यूरोप जाएंगे तो उसके बाद वो यहाँ अरबपति बन जाएंगे। तो उसके बाद वो घेर घार के उन वालिदैन और उन बच्चों को इन बड़े एजेंट्स तक लाते हैं। 5 से 7 लाख रुपया फ़ी बच्चा ये छोटे एजेंट, ये जो 10 लोग पकड़े गए हैं, ये अपनी जेब में डालते हैं और फिर इन्हें हवाले कर दिया जाता है बड़े एजेंट्स के। बड़े एजेंट्स जो हैं वो अपनी कमीशन रखते हैं, और फिर हर दूसरा मुल्क, जैसे अब ये लोग जो हैं वो लीबिया के रास्ते गए थे, तो लीबिया के एजेंट्स को पैसे दिए जाते हैं, वहाँ के कोस्ट गार्ड्स को पैसे दिए जाते हैं, फिर आगे इटली, स्पेन, यूनान में पैसे दिए जाते हैं, और यूँ इन लोगों को पहुँचाया जाता है। लेकिन अब जो 12 अफराद ज़िंदा बचे हैं उनके हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं। जब इंशाअल्लाह वो बख़ैरियत पाकिस्तान लौटेंगे तो फिर बहुत सी नई कहानियाँ खुलेंगी, जो कि बहरहाल उन लोगों के लिए निशान इबरत होगा जो आज भी इसी रास्ते से यूरोप जाने के ख्वाब देखते हैं। वहाँ पे जो लाशें हैं उनका डीएनए कर लिया गया है, और पाकिस्तान में तकरीबन 72 वालिदैन जो हैं उनका डीएनए भी कर लिया गया है। अब इस डीएनए को उस डीएनए से मैच कर दिया जाएगा, तो अगर तो डीएनए मैच हो गया तो इन बेचारे वालिदैन को पता लग जाएगा कि इनके बच्चे की लाश जो है वो बहरहाल महफूज है, उसे पाकिस्तान पहुँचा दिया जाएगा। कर्ब होगा बुनियादी तौर पे उन वालिदैन के लिए कि जिनके बच्चों की लाशें समुंदर बुर्द हो गईं। अब ये एक ऐसी दर्दनाक कैफ़ियत है कि जब आपको लाशें भी ना मिलें तो वालिदैन, माँ और बाप, ख़ास तौर पे वालिदा, इस बात को मानने से इनकारी होते हैं कि उनका बच्चा जो है वो दुनिया में नहीं रहा। वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक दरवाज़े की तरफ देखते हैं, वो उनकी राह देखते हैं कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए, शायद हमारा बच्चा जब डूबा हो तो कोई तख्ता उसके हाथ आ गया हो, शायद वो किसी जजीरे पे पहुंच गया हो, शायद उसे किसी ने कैद कर लिया हो, शायद जब वो वहाँ से रिहाई पाएगा तो एक दिन आएगा कि जब हमारे घर का दरवाजे पे दस्तक होगी, हम दरवाज़ा खोलेंगे तो हमारा बच्चा हमारे सामने खड़ा होगा। ये वो कर्बनाक कैफ़ियत है कि जिसमें मुब्तला बहुत से लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। तो बहरहाल मरने वालों से, शहीद होने वालों से इज़हारे हमदर्दी है, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं, और इस चीज़ की ख़ास तौर पे दुआ करते हैं कि अब जो यहाँ लोग हैं
जो ख़ास तौर पे सराय आलमगीर में, मंडी बहाउद्दीन में, डिंगा में, खारियाँ में, गुजरात में, जेलम में, गुजर खान में और इन तमाम इलाकों में, फालिया में है, मलकवाल में है। तो इन लोगों को अल्लाह एक ऐसी हिदायत और ऐसी समझ बूझ अता करे कि ये ना सिर्फ ये कि अपनी ज़िंदगी की अब हिफाजत करे, बल्कि अपने पीछे बच जाने वाले वालदैन, अपने बहन भाई, बीवी बच्चे और लवाकिन को सारी ज़िंदगी का दुख देने से बाज रहे। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।